हाय एवरीवन, 150 क्वेश्चंस हमने कल इस बुक से कर लिए थे। आज 151 से स्टार्ट करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 है, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ ए प्ले रिटन बाय द इंग्लिश प्ले राइट। किस प्ले राइट के द्वारा इसे लिखा गया है? सो आंसर इज़ विलियम कॉन्ग्रीव। ठीक है, यहाँ पर ये टाइप क्वेश्चन आंसर हैं क्योंकि ये एक रिवीजन बुक है, यहाँ पर केवल आंसर पर फोकस करना है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो है विलियम कॉन्ग्रीव। एंड अदर इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ विलियम कॉन्ग्रीव आर द ओल्ड बैचलर 1693, द डबल डीलर 1694, लव फॉर लव 1695, द मॉर्निंग ब्राइड एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड 1700। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 152, विच प्ले हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स? मिराबेल, मिलामेंट, लेडी विस्फोर्ड, सर विलफुल, ईटीसी। ठीक है, ये कुछ करेक्टर्स के नेम हैं, जैसे मिराबेल हो गया, मिलामेंट, लेडी विस्फोर्ड, सर विलफुल, ईटीसी। ये किस प्ले के अंदर है? तो जो अभी हमने ऊपर प्ले देखा है विलियम कॉन्ग्रीव का, द वे ऑफ द वर्ल्ड, इसी के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 153, हु इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल द विकार ऑफ वेकफील्ड 1766, his pastoral poem The Deserted Village 1770, and his plays The Good Natured Man 1768 and She Stooped to Conquer 1771, फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1773। तो यहाँ पर कुछ वर्क लिस्ट दे रखी है ना, यही बताना है कि ये किसके वर्क हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ के। ठीक है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है इनका सी स्टूप टू कंकर। ये इनका इंपॉर्टेंट वर्क है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का, जिसे इन्होंने कंपोज किया था। ठीक है, 1771 में, एंड परफॉर्म डेट भी यहाँ पर है 1773। कौन है ये? ओलिवर गोल्ड स्मिथ। 1728 1774 ये इनका जन्म और डेथ। ये एक एंग्लो आयरिश नॉवलिस्ट हैं, प्ले राइट हैं एंड पोइट हैं, यानी उपन्यासकार हैं, कहानी नाटककार हैं और कवि हैं। नेक्स्ट है 154, हु इज़ थॉट टू हैव रिटेन द क्लासिक चिल्ड्रंस टेल द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज 1765। ठीक है, क्लासिक चिल्ड्रन टेल है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सो इसके राइटर हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट है 155, द स्कूल फॉर स्कैंडल। द स्कूल फॉर स्कैंडल इज़ अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन बाय। स्कूल फॉर स्कैंडल एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जैसे लिखा गया है, किसके द्वारा आपको बताना है। एंड परफॉर्म्ड हुई है लंदन एट ड्रूरी लैंड थिएटर ऑन 8 मई 1777। ठीक है, इस डेट को ये परफॉर्म हुई। सो द स्कूल फॉर स्कैंडल इज रिटन बाय रिचर्ड बिन्सले सीडन। रिचर्ड बिन्सले सीडन की कॉमेडी है ये। नेक्स्ट है 156, विच प्ले हैज़ द फॉलोइंग पॉपुलर करेक्टर्स। ठीक है, किस प्ले के अंदर हमें ये करेक्टर्स देखने को मिलते हैं? जैसे यहाँ पर कुछ नाम दे रखे हैं, सर पीटर टीजल, लेडी टीजल, सर ओलिवर सरफेस, जोसेफ सरफेस, चार्ल्स सरफेस, मारिया, लेडी सीवेल, सर बेंजामिन बैकबाइट। सो ये यही वाला जो इनका कॉमेडी ऑफ मैनर्स है शीडन का, द स्कूल फॉर स्कैंडल, इसके ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। ठीक है, ये नेट में आते हैं, ये नेट में इन राइटर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आजकल तो सब मैसअप हो गया, कहीं भी कुछ भी आ सकता है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग विक्टोरियन इंग्लिश पोइट एंड प्ले राइट वॉज मोर फेमस फॉर ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, कौन से विक्टोरियन इंग्लिश पोइट हैं जो अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, बहुत फेमस हैं? एंड रोड द पॉपुलर वर्स ड्रामाज स्टेट फोर्ट 1837, उन्होंने एक वर्स ड्रामा भी लिखा है जिसका ये नाम है। एंड पिप्पा पासेस 1841। तो ये कौन है? रॉबर्ट ब्राउनिंग। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग क्या है? मोस्ट पॉपुलर राइटर ऑफ विक्टोरियन एज, जो कि अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, an English poet and playwright whose dramatic monologue put him high among the Victorian poet। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें एक ग्रेट प्लेस मिला विक्टोरियन इरा में। नेक्स्ट है 158, हु इज़ बेस्ट नोन फॉर द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग। ठीक है, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए
किसे जाना जाता है? जैसे नाम है यहाँ पर पोफायराज लवर, Porphyra's Lover, My Last Duchess, The Pied Piper of Hamelin, Rabbi Ben Ezra और एवलिन होप एंड फ्रा लिप्पो लिप्पी, द लॉस्ट लीडर, प्रोस्पाइस। तो ये कुछ इनके ड्रामेटिक मोनोलॉग हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर हैं और इनके लिए ये जाने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनके वर्क हैं ये सारे, है ना। नेक्स्ट है 159, Who among the following was an English writer who made lasting contribution to English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, critic, biographer, editor and lexicographer? ठीक है, इनमें से कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शंस नहीं है क्योंकि ये वन लाइनर है, रिवीजन बुक है, केवल हमें आंसर को फोकस करना है। तो यहाँ हमें ये बताना है कि मतलब कौन है जो कि मतलब प्ले राइट हैं, एसेइस्ट हैं, मॉरलिस्ट हैं। तो सैमुअल जॉनसन है ना। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक आपको बताना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर दे दिया सैमुअल जॉनसन। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी क्या है कि क्रिटिक हैं, ये बायोग्राफर तो हैं ही, इसके साथ ही लेक्सिकोग्राफर हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स है इनका, ठीक है। इन्होंने डिक्शनरी को कंपाइल किया था इंग्लिश लैंग्वेज। ये इनका टाइम पीरियड है 1709 to 1784। इज़ पॉपुलरली नोन एज डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ ट्रांजिशनल पीरियड। ट्रांजिशनल पीरियड के ये पोइट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 160, published on 15 April 1755, a dictionary of the English language is the most influential dictionary in the history of English language written by। ठीक है, तो मैंने अभी बताई लेक्सिकोग्राफर हैं, इन्होंने डिक्शनरी को कंपाइल किया था। ठीक है, तो इनकी जो डिक्शनरी है ये आई है 15 अप्रैल 1755। सो आंसर इज सैमुअल जॉनसन। नेक्स्ट है 161, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट 1779-81, अल्टरनेटिवली नोन बाय द शॉर्टर टाइटल लाइव्स ऑफ द पोइट। ठीक है, तो एक उन्होंने इनका ये बहुत ही मोस्ट फेमस वर्क है जिसमें उन्होंने 52 पोइट की बायोग्राफी को लिखा था, जिसे लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट के नाम से जाना जाता है और जिसे शॉर्टली लाइव ऑफ द पोइट भी बोल दिया जाता है। तो इज़ ए वर्क बाय डैश, तो यहाँ पे सैमुअल जॉनसन आ जाएगा क्योंकि इनका वर्क है ये कंप्राइजिंग शॉर्ट बायोग्राफीज, जिसमें क्या कंप्राइज किया गया है, शॉर्ट बायोग्राफीज ऑफ 52 पोइट्स। ठीक है, नेक्स्ट है 162, विच इंग्लिश राइटर, कौन से ऐसे इंग्लिश राइटर हैं एंड प्यूरिटन प्रीचर हैं इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड, जिन्हें याद किया जाता है एज द ऑथर ऑफ द क्रिश्चियन एलेगरी द पिलग्रिम प्रोग्रेस। ठीक है, क्रिश्चियन एलेगरी द पिलग्रिम प्रोग्रेस के लिए ये फेमस हैं, इसके लिए इन्हें याद किया जाता है। तो ये हैं जॉन बनियान। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इंग्लिश एलेगरी है ये इनकी, द पिलग्रिम प्रोग्रेस। जो है आपका आंसर ये हो जाएगा जॉन बनियान। ओके, ठीक है, जॉन बनियान वॉज एन इंग्लिश राइटर एंड प्यूरिटन प्रीचर। ठीक है, द पिलग्रिम प्रोग्रेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दैट विच इज़ टू कम इज ए 1678 क्रिश्चियन एलेगरी है ये, है ना। इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ रिलीजियस थियोलॉजिकल फिक्शन इन इंग्लिश। नेक्स्ट है 163, ग्रेस अबंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर और ए ब्रीफ रिलेशन ऑफ द एक्सीडिंग मर्सी of God in Christ to his poor servant John Bunyan is a Puritan spiritual autobiography written by, ये ना ये एक spiritual autobiography है जिसे लिखा गया है जॉन बनियान के द्वारा। सो आंसर इज जॉन बनियान। नेक्स्ट है 164, essay of dramatic poesy is a work by, essay of dramatic poesy किसका वर्क है आपको बताना। ठीक है, इंग्लैंड फर्स्ट पोइट, जो इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरिएट रह चुके हैं, इन विच द ऑथर अटेम्प्ट टू जस्टिफाई ड्रामा एज ए लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री कंपेरेबल टू द एपिक as well as defend English drama against that of the ancient and the French। ठीक है, तो ये ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी जॉन ड्राइडन का वर्क है जो कि इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरिएट हैं। और इसमें इन्होंने क्या किया है, वो ड्रामा को मतलब ग्लोरीफाई करते हैं, जो इंग्लैंड का ड्रामा है उसको इन्होंने, इसमें इन्होंने ड्रामा को
लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ पोइट्री कहा है, मतलब वो इसमें कहते हैं कि जो ड्रामा है वो पोइट्री की सबसे बेस्ट फॉर्म है, कंपेरेबल टू दी एपिक, एपिक की तुलना में। जबकि जबकि जो एरिस्टोटल हैं उन्होंने एपिक की तुलना में ट्रेजेडी को बेस्ट बताया था, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं, ये ड्रामा को बता रहे हैं, एज वेल एज डिफेंड इंग्लिश ड्रामा, और साथ ही ये क्या डिफेंड करते हैं, इंग्लिश ड्रामा को ये डिफेंड करते हैं। इनका ये कहना है कि जो एंशियंट ड्रामा है, यानी कि जो क्लासिक ड्रामा है, और जो अदर कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस वगैरह, उनसे सबसे बेस्ट जो ड्रामा है वो इंग्लैंड का है। तो ये इंग्लैंड के हैं तो ऑब्वियसली इंग्लैंड को ही डिफेंड करेंगे, तो इन्होंने इंग्लैंड के ड्रामा को बेस्ट बताया है, ठीक है, इसमें यही दिखाया गया है। नेक्स्ट है 165. In presenting his argument in essay of dramatic poesy, Dryden takes up the subject that Dash had set forth in his defense of poesy in 1580. ठीक है, तो ये जो आर्गूमेंट अपना जो पेश कर रहे हैं अपनी वर्क ड्रामेटिक पोइजी में, उसका सब्जेक्ट उन्होंने कहाँ से लिया है, उन्होंने फिलिप सिडनी का वर्क है 1580 में उन्होंने लिखा था डिफेंस ऑफ पोइजी, है ना, जिसमें उन्होंने पोइट्री को डिफेंस किया है, वहीं से उन्होंने इसका सब्जेक्ट लिया है, जिसमें वो पोइट्री की सबसे लेजिटिमेट फॉर्म बताते हैं ड्रामा को, और उसमें भी सबसे बेस्ट ड्रामा बताते हैं वो इंग्लैंड के ड्रामा को। नेक्स्ट है 166. अ नरेशन और डिस्क्रिप्शन इन विच इवेंट, एक्शन, करेक्टर, सेटिंग और ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एब्स्ट्रैक्शन और आइडियाज, हैंस द नैरेटिव कैरीज ए सेकेंड मीनिंग along with its surface story. So ठीक है, वही एक नरेशन मतलब कोई स्टोरी जिसमें क्या है कि उस डबल मीनिंग है दे रही है, वो जैसे सरफेस पर एक मीनिंग जो हम पढ़ रहे हैं और एक मीनिंग जो हम समझ रहे हैं, उसे बोलते हैं हम एलेगरी। नेक्स्ट है 167. अब provocative statement that contradict itself yet it typically true in some sense. ठीक है, contradictory statement जो ट्रू है अपने एक सेंस में, उसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, यानी कि दिखता कंट्राडिक्टरी है बट वैसे अगर उसको डीपली अगर देखा जाए तो वो ट्रू होता है, तो ये पैराडॉक्स है, ठीक है। जैसे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि वार इज़ पीस, है ना, तो वार क्या है, युद्ध है, और पीस क्या है, शांति है। तो लगता है क्या है कि एक दूसरे के कंट्राडिक्ट मतलब आइडिया हैं, लेकिन ये सच है। और है एक एग्जाम्पल इसका, जैसे फ्रीडम इज स्लेवरी, कभी कभी हमें लगता है हाउ कैन बी फ्रीडम इज स्लेवरी, कि जो फ्रीडम है वो स्लेवरी कैसे हो सकती है, ऐसी वार इज पीस, है ना, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आई एम नथिंग। नेक्स्ट है 168. The Fairy Queenie, written by Edmund Spenser, is a religious, moral, political dash in 12 books, each consisting of the adventure of a knight representing a particular moral virtue. ठीक है, तो ये फेरी क्वीनी क्या है, एडमंड स्पेंसर का एक ये एपिक पोएम है बेसिकली, लेकिन ये 12 बुक में नहीं है, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि 12 बुक में, आई थिंक ये 6 बुक में है। तो ये एक तरह से एपिक है जिसमें हर बुक में एक नाइट है, नाइट इसकी जो स्टोरी है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मतलब मॉरल वैल्यू को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। द फेरी क्वीनी is an English epic poem by Edmund Spenser. Book 1 to 3 were first published in 1590. ठीक है, इसकी जो 3 बुक हैं वो 1590 में पब्लिश हो गई थी, दैन रिपब्लिश इन 1596, और 6 साल बाद इसकी जो अदर बुक हैं वो आई टुगेदर विद बुक्स 4, 5, 6. The text is primarily an allegorical work. It is also read as praise criticism of Queen Elizabeth I. ठीक है, नेक्स्ट है 169. Astrophel, a pastoral elegy upon the death of most noble and valorous knight Sir Philip Sidney, is a poem by the English poet. एस्ट्रोफल क्या है, एक पेस्टरल एलर्जी है जो किसकी डेथ पे लिखी गई है, सर फिलिप सिडनी की डेथ पर। इसे लिखने वाले थे एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर ने इसे लिखा है, ठीक है। द पोएम इज स्पेंसर्स ट्रिब्यूट टू मेमोरी ऑफ सर फिलिप सिडनी, ठीक है, ये उनका ट्रिब्यूट है, श्रद्धांजलि है, किसको, इनको, एडमंड मतलब इनकी श्रद्धांजलि है सर फिलिप सिडनी को।
जब जो मर गए थे इन 1586 एंड वॉज डेडिकेटेड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस लेडी द काउंटेस ऑफ इसेक्स फ्रांसिस वेल्सिंघम सिडनीज विडो। तो उनकी वाइफ को ये डेडिकेट है। नेक्स्ट है 170 द ट्रेजेडी ऑफ रुस्तम एंड सोहराब। रुस्तम और सोहराब की ये ट्रेजेडी है फॉर्म पार्ट ऑफ द 10th सेंचुरी पर्सियन एपिक शाहनामा बाय द पर्सियन पोइट। ठीक है, इसे शाहनामा के नाम से जाना जाता है, जो कि एक पर्सियन पोइट के द्वारा लिखा गया था इसे, और एक पर्सियन ये एपिक है। डैश इट टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी, जिसमें ट्रेजिक स्टोरी को बताया गया है ऑफ द हीरोज रुस्तम एंड हिज सन सोहराब। तो ये जो ट्रेजेडी है रुस्तम और उसके बेटे सोहराब की, जिसमें क्या होता है रुस्तम अनलोइंगली अपने बेटे सोहराब को मार देता है। तो ये जो पर्सियन पोइट हैं ये फिरदौसी हैं, इन्होंने इसको लिखा था, ये पर्सियन एपिक है शाहनामा। ठीक है। 171 विच पोएम ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड रीटेल अ फेमस एपिसोड फ्रॉम फिरदौसी पर्सियन एपिक शाहनामा। तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने इन्हीं का जो ये पर्सियन जो एपिक है शाहनामा, यहाँ से एक एपिसोड लिया है अपनी पोइम के लिए, वो आपको बताना है। ठीक है। रिलेटिंग हाउ द ग्रेट वॉरियर रुस्तम अननोइंगली स्लू हिज लॉन्ग लॉस्ट सन सोहराब इन सिंगल कॉम्बैट। ठीक है, तो युद्ध होता है उसमें जो रुस्तम है वो गलती से अननोइंगली अपने बेटे को मार देता है। तो यही ट्रेजेडी को यहाँ से इन्होंने कॉपी किया है मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपनी पोइम में। सोहराब एंड रुस्तम इसका नाम है, टाइटल है इसका सोहराब एंड रुस्तम एंड एपिसोड 1853 में मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसको यहाँ से कॉपी किया है। ठीक है। नेक्स्ट है सोहराब एंड रुस्तम इज एन एपिक पोइम। ये एक एपिक पोइम है, इन ब्लैंक वर्स में लिखा है उन्होंने मैथ्यू आर्नोल्ड ने, बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। इट वॉज पब्लिश इन 1853 इन हिज कलेक्शन पोइम्स। ठीक है, अपने कलेक्शन पोइम्स में। दिस हीरोइक रोमांस इज बेस्ड ऑन फिरदौसी के शाहनामा पर ये बेस्ड है। और कहाँ से उन्होंने इस एपिसोड को लिया है? सर जॉन मालकॉम्स हिस्ट्री ऑफ पर्सिया 1850। मतलब सर जॉन मालकॉम ने हिस्ट्री ऑफ पर्सिया लिखी थी, यानी पार्सियन हिस्ट्री, वहाँ से भी उन्होंने अपनी इस पोइम को कॉपी किया है। नेक्स्ट है 172 इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम is a poem by the British poet Alfred Lord Tennyson published in 1850. It is a requiem for the poet beloved Cambridge friend Dash who died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 एज 22। ठीक है, 22 की एज में 1833 में वियना में हेमरेज, जो सेरिबल हेमरेज है ना, मतलब ब्रेन की नस फट जाने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनके फ्रेंड का नाम क्या है? आर्थर हेनरी हेलम। ठीक है। और ये जो हेमरेज है ये स्पेलिंग को फोकस कर लेना, ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है टीजीटी पीजीटी में। नेक्स्ट है 173 रिपीटिशन ऑफ ए वर्ड और एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सक्सेसिव फ्रेजेस क्लॉजेस सेंटेंसेस और वर्सेस स्पेशली फॉर रेट्रिकल और पोइटिक इफेक्ट। तो इस डिवाइस को हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या है? ये ग्रीक टर्म है जिसका मतलब होता है कैरिड अगेन, यानी कि कोई भी जो फ्रेज है क्लॉज है वो बार बार रिपीट होगा। जैसे एक पोइम की लाइन है वी शैल फ्लैग और फेल एंड वी शैल गो ऑन एंड। तो वी शैल इसमें रिपीट होता है। ऐसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है वी केम वी शॉ वी कॉन्कॉर्ड। तो यहाँ पे ये वी ये रिपीट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है 174 अ वेल नोन फ्रेज एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट पीपल और द वर्ल्ड। यानी कि कहावत टाइप जो हमेशा क्या होती हैं लोगों के बारे में और इस संसार के बारे में सत्य सी प्रतीत होती हैं, उनको क्या बोलते हैं? अडेज, यानी कहावतें। कहावतें क्या होती हैं? हमेशा वो सत्य होती हैं, है ना, ट्रुथ सेइंग होती हैं वो। An adage is a short, pointed and memorable saying and that is based on fact, जो fact पर based होता है and which is considered a veritable truth by the majority of people, जिसे सत्य मान लिया गया है। नेक्स्ट है 175 द टर्म यूज फॉर द थिंग दैट इज़ वेरी ओल्ड और ओल्ड फैशन और रेफरिंग टू एन ओल्ड स्टाइल और लैंग्वेज ऑफ आर्ट। ठीक है, ऐसा टर्म जिसे काफ़ी मतलब ओल्ड
ओल्ड चीज़ों के लिए जिसे रेफ़र किया जाता है उसे बोलते हैं आर्केइज्म। ठीक है, आर्केइक वर्ड क्या होते हैं, जैसे जो ओल्ड हो गए, आउटडेटेड हैं, जो अब प्रचलित नहीं है, पहले यूज़ होते थे बट अब नहीं है। और वर्ड ना केवल वर्ड, ऐसा कोई फैशन या और कोई चीज़ हो सकती है जो पहले यूज़ होती थी बट आज की डेट में वो नहीं है, उसको आर्केइज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे आर्केइज्म इज ए डेरिवेटिव ऑफ द ग्रीक वर्ड आर्केकोस विच मीन्स बिगनिंग और एंशियंट, यानी कि प्राचीन चीज़ों से ये रिलेटेड है। इट इज़ ए फिगर ऑफ स्पीच, इसे एज ए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है, इन विच ए यूज फ्रेज और वर्ड इज कंसिडर वेरी ओल्ड फैशन एंड आउटडेटेड, जो अब प्रचलन में नहीं है। इट कैन बी वर्ड, ये एक वर्ड हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग हो सकती है। ठीक है, पहले पुरानी जैसे ओल्ड, जैसे आप ओल्ड एंग्लो सेक्शन जो पोइट्री देखोगे उसमें स्पेलिंग्स में और आज की स्पेलिंग में भी बहुत अंतर है, तो कुछ भी हो सकता है। ये फ्रेज, ग्रुप, लेटर ऑफ ग्रुप, स्पेलिंग और सिंटैक्स, सेंटेंस पूरा के पूरा हो सकता है ये। एन आउटडेटेड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड आर्केइक। ठीक है, जो लैंग्वेज की आउटडेटेड फॉर्म है उसे आर्केइक बोला जाता है। वर्ड लाइक दाऊ, दी, ये सारे वर्ड्स हैं, ये सब क्या हैं, आर्केइक के एग्जाम्पल हैं। दाऊ, दी, दाइन, दी, हैस्ट आर आर्केइक। जैसे दाऊ को पहले, जैसे यू को ना पहले दाऊ बोला जाता था, इस तरीके से। नेक्स्ट है 176, द ओरिजिनल पैटर्न और मॉडल फ्रॉम विच ऑल थिंग्स ऑफ द सेम काइंड आर कॉपीड और ऑन विच दे आर बेस्ड, अ मॉडल और फर्स्ट फॉर्म प्रोटोटाइप। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिनल, किसी भी चीज़ का ओरिजिनल पैटर्न है या मॉडल है उसे हम आर्कीटाइप बोलते हैं। आर्कीटाइप क्या है, एक मॉडल है जो सेट हो गया है और उसी को अब बेस बना के कोई भी चीज़ लिखी जाएगी, है ना। जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे ट्रेजेडी को ले लो, तो ट्रेजेडी में क्या है कि जो अरिस्टोटल हैं, उन्होंने जो प्राचीन जो राइटर थे, ग्रीक जो राइटर थे जो ट्रेजेडी लिखते थे, उसमें सोफोक्लिस की ट्रेजेडी को मॉडल बनाया था और उसको बेस्ट ट्रेजेडी कहा उन्होंने, और उसके बेसिस पे फिर उन्होंने जो उसके रूल और उसकी जो 5 एक्ट और ये सारा कुछ मॉडल एक जो सेट किया है, उसको फिर बाद में आने वाले पोइट्स ने उसी को फॉलो किया है। तो वो एक एक मॉडल बन गया, उसको कह सकते हैं एक आर्कीटाइप वो बन गया, है ना। तो कोई भी अगर ट्रेजेडी लिखेगा तो उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करेगा, है ना, उनको स्किप नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बेस है, ओरिजिनल मॉडल है। नेक्स्ट है 177, द टर्म यूज फॉर द एडवांस ग्रुप इन एनी फील्ड। कोई भी फील्ड का कोई एडवांस ग्रुप है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन द विजुअल, लिटरेरी और म्यूजिकल आर्ट। ठीक है, इसमें ये से यूज़ किया जाता है। हुज वर्क आर कैरेक्टराइज चीफली बाई अनऑर्थोडॉक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मैथड। ठीक है, सो इसको बोलते हैं अवंट गार्डे। अवंट गार्डे क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है जो किसी भी फील्ड में बहुत ही एडवांस हैं और बहुत ही एडवांस सोच रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 178, अ टाइप ऑफ पोइम ऑफन ह्यूमरस, जो ह्यूमरस टाइप की है, मेड अप ऑफ 3 लॉन्ग लाइन्स एंड 2 शॉर्ट लाइन, जिसमें क्या 5 लाइन की ये स्टैंजा होती है, इसके अंदर 3 लॉन्ग लाइन एंड 2 शॉर्ट, दैट फॉलोज एंड डबल ए डबल बी ए। ठीक है, जो ए ये जो है थी डबल ए डबल बी ए राइम स्कीम, ये इसकी राइम स्कीम होगी, जिसे बोलते हैं लिमरिक। नेक्स्ट है 179, अ पोज इन ए लाइन ऑफ पोइट्री। पोइट्री की लाइन में एक पोज यानी कि एक विराम, स्पेशली नियर द मिडल ऑफ ए लाइन ऑफ वर्स। कोई भी लाइन है उसके मिडल में ये स्पेशली होता है, उसे बोलते हैं कैजुरा। कैजुरा क्या है, एक पोज है। जैसे जैसे कि 12 सिलेबिक लाइन है या 10 सिलेबिक लाइन है, तो इनके जो 10 सिलेबिक में 5वें सिलेबल पे पोज होगा, 12 सिलेबिक लाइन में 6वें सिलेबल पे पोज होगा, इस तरीके से मिडिल में होगा, है ना। 180, द टर्म क्रिटिसिज्म ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्रिटिकोस विच मीन्स। ठीक है, ये जो क्रिटिसिज्म है ये ग्रीक वर्ड से आया है, क्रिटिकोस से, जिसका मतलब होता है एबल टू डिसर्न एंड जज। यानी क्रिटिक कौन होते हैं, वही लोग होते हैं जो जिनमें काबिलियत है किसी चीज़ को क्रिटिसाइज मतलब जज करने की, डिफ्रेंशिएट करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की, तभी तो वो क्रिटिक होते हैं। ठीक है, तो पोइट बनना आसान है, क्रिटिक बनना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग। नेक्स्ट है 181, विच काइंड ऑफ पोइट्री एम्प्लॉयज द यूबीसंट मोटिव, द फॉर्मूला ऑफ वेयर आर दे और फॉर लेमेंटिंग द पास्ट। ठीक है, ये किस तरह की जो पोइट्री होती है जिसमें ये यूबीसंट मोटिव, इस फॉर्मूला को यूज़ किया जाता है फॉर लेमेंटिंग द पास्ट, पास्ट के लिए लेमेंट करा जाता है इसके अंदर। तो
एलेजी, एलेजी एक ऐसी पोएम है जिसमें लेमेंटेशन होता है, तो यहाँ पर इस आइडिया को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है 182, सेकेंडरी एपिक इज ऑल्सो नोन एज, सेकेंडरी एपिक को और किस नाम से जाना जाता है? सो लीजेंड्री एपिक। ठीक है, एपिक कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जो नेचुरल है, ठीक है, और जो सेकेंडरी है वो उसको पर्पजली लिखा जाता है उसमें आर्ट और उसका फॉर्म्स का यूज़ करके। नेक्स्ट है 183, in this type of essay the essayist gives an explanation and personal opinion of an idea। ठीक है, ये ऐसा ऐसे होता है जिसमें एसेस क्या करता है? एक्सप्लेनेशन देता है, पर्सनल ओपिनियन, अपनी ओपिनियन बताता है, थीम और इश्यू। द आइडियाज आर प्रेजेंटेड थ्रू एग्जाम्पल, डेफिनेशंस, कंपैरिजंस एंड कंट्रास्ट। इस तरीके से आइडिया को प्रेजेंट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ एसेज नोन एज, इसको बोलते हैं एक्सपोजिटरी एसेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 184, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉल्ड बाय स्पेंसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। ठीक है, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड किसे कहा गया है? स्पेंसर के द्वारा, इन्हें जॉफ्री चौसर को। सो आपका जो आंसर है वो जाएगा जॉफ्री चौसर। एंड नेक्स्ट है 185, द प्लेसमेंट ऑफ टू वेरी डिफरेंट आइडियाज, करेक्टर्स और एक्शंस क्लोज टूगेदर इन रिलेशन टू ईच अदर यूजुअली टू ड्रॉ अटेंशन टू देयर कंट्रास्टिंग ट्रेट, इसको बोलते हैं जक्स्टापोजिशन। ठीक है, जस्टापोजिशन में दो क्लोज आइडियाज़ को एक दूसरे के डिफरेंट रखा जाता है, जैसे ट्रेजेडी एंड कॉमेडी इज द एग्जाम्पल ऑफ जस्टापोजिशन। नेक्स्ट है 186, अ डिटेल इन ए लिटरेरी वर्क दैट हिंट एट इवेंट दैट विल अकर लेटर ऑफन टू क्रिएट सस्पेंस और एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक डिटेल, किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर कुछ डिटेल या हिंट दिए जाते हैं किसी इवेंट को लेकर जो बाद में उसके अंदर घटित होते हैं, मतलब बाद में होने वाली इवेंट को पहले से ही थोड़ा सा हिंट कर दिया जाता है प्ले या स्टोरी या नोवेल इसकी शुरुआत में, उसे बोलते हैं फोर शेडोइंग। नेक्स्ट है 187, अ करेक्टर हु स्टेट कंट्रास्ट with those of the protagonist or another main character thereby highlighting some aspect of that character, उसे बोलते हैं फॉयल। ठीक है, फॉयल करेक्टर कौन होता है? जो प्रोटागोनिस्ट होता है मेन, उसके ये जो है उसके कंट्रास्ट में होता है, यानी कि जो मेन प्रोटागोनिस्ट होता है प्ले के अंदर, उसके अंदर जो कमियां हैं जो नहीं होनी चाहिए थी वो इसके अंदर होती हैं, तो इसको फॉयल करेक्टर बोला जाता है। जैसे लर्टीज है और हैमलेट, मतलब जो लर्टीज हैमलेट का मतलब फॉइल करेक्टर बोला जाएगा, क्योंकि जो हैमलेट है वो क्या करता है? डिले करता है अपना एक्शन लेने में, है ना, बदला लेने में बहुत डिले करता है, जबकि लर्टीज ऐसा नहीं करता। जब उसे पता चलता है कि मेरी बहन की डेथ हो गई, मेरे फादर की डेथ होती है, तो ना जो है डिसीजन, वो तुरंत अपना बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो आ जाता है। नेक्स्ट है 188, हु कॉल मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड की गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस मिल्टन को किसने कहा है? सो टेनिसन कॉल मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। नेक्स्ट है 189, इन हिज कंट्रोवर्शियल नोवेल, अपने कंट्रोवर्शियल नोवेल द सैटनिक वर्सेस में सलमान रश्दी एडेप्ट मेजर मोटिव एंड प्लॉट एलिमेंट फ्रॉम डैश सच एज फॉल एंड सब्सिक्वेंट ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके के जो है प्लॉट एलिमेंट ये कॉपी करते हैं अपने नोवेल में। तो कहाँ से इन्होंने कॉपी किया है? पैराडाइज लॉस्ट से। नेक्स्ट है 190, the introduction of the background information necessary for the reader or audience to make sense of a story। ठीक है, कोई भी स्टोरी, प्ले, कोई नोवेल है, कहानी है, उसकी शुरुआत में ही उसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है वो दे दी जाती है। किसमें? एक्सपोजिशन में। एक्सपोजिशन क्या होता है? जो फर्स्ट एक्ट होता है किसी भी प्ले का, उसे एक्सपोजिशन बोलते हैं ना। नेक्स्ट है 191, इन विच पोएम ड्राइडन सजेस्ट दैट ही डिड नॉट लेट द सटायर बी टू शार्प टू दोज हु वर least corrupt। I confess I have laid in for those by rebating the satire where justice would allow it from carrying too sharp an edge। Absalom and Achitophel इसमें इन्होंने सजेस्ट किया है। ठीक है, ये 1681 में इनकी पोएम आई। नेक्स्ट है 192, लिपस्टिक फेमिनिज्म इज a variety of dash that seek to ascertain that women could still be feminist without ignoring or negating their femininity, particularly in terms of sexuality। ठीक है, तो लिपस्टिक फेमिनिज्म क्या है? मतलब
थर्ड वेव फेमिनिज्म है ये, है ना। इसमें ये है कि मतलब जो फीमेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन फिर भी जो फीमेल की जो क्वालिटी हैं उनको वो इग्नोर नहीं कर सकती है, मतलब उसमें वो क्वालिटियाँ रहेंगी। नेक्स्ट है 193, अ डिस्क्रिप्टिव फ्रेज दैट accompanies और रिप्लेस द नेम ऑफ ए करेक्टर और थिंग। डिस्क्रिप्टिव फ्रेज, ठीक है, किसी करेक्टर को उसके नाम से ना लेकर उसके लिए किसी डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसे एपिथेट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 194, ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट फोकस। ये कई वेव आई थी फेमिनिज्म की, ठीक है। फेमिनिज्म क्या होता है, नारीवाद, उसको लेकर जो जो फेमिनिस्ट होते हैं, यानी कि जो नारीवाद होते हैं, जो जो ऐसा लिटरेचर लिखते हैं जिसमें नारी के अधिकारों की बात कही गई है, उनके वेलफेयर की बात करते हैं, ऐसे वर्क को, है ना, ऐसे जो राइटर होते हैं उनको फेमिनिस्ट बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑन विच मैटर फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट फोकस। जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म है वो किस मैटर पर फोकस करती है, वुमेन्स राइट टू वोट, सफ्रेज एंड प्रॉपर्टी राइट, यानी कि वुमेन्स के वोटिंग राइट पर और उनके प्रॉपर्टी राइट की बात करती है जो फर्स्ट वेव है, ठीक है। इसमें जो फेमिनिस्ट राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर कौन होते हैं, जो ऐसा लिटरेचर लिखते हैं जिसमें नारियों की भलाई की बात है, उनके अधिकारों की बात है, ठीक है, उनके शोषण की विरुद्ध बात कही गई है, बहुत सारी जो उनके वेलफेयर के बारे में बात करते हैं, उन्हें फेमिनिस्ट बोलते हैं, ऐसे लिटरेरी वर्क को, ठीक है। तो जो फर्स्ट फेमिनिज्म था वो वोट पर, सफ्रेज पर फोकस करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट 195, विच लिटरेरी थ्योरी फर्स्ट डेवलप इन दी 1980s प्राइमरली थ्रू द वर्क ऑफ द क्रिटिक स्टीफन ग्रीनबेल्ट एंड गेन वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस इन दी 1990। ठीक है, फर्स्ट मतलब 1980 में इसको इन्वेंट किया गया था, लेकिन इसका जो इन्फ्लुएंस है वो फैलता है 1990s में, 10 साल लग गए। तो ये कौन सी थ्योरी है, न्यू स्टोरिसिज्म, इसे देने वाले थे स्टीफन ग्रीनबेल्ट। नेक्स्ट है 196, हु सैड, किसने कहा है, आइडियाज, कल्चर एंड हिस्ट्रीज कैन नॉट सीरियसली बी अंडरस्टूड और स्टडीज विदाउट देयर फोर्स और मोर प्रिसाइजली देयर configuration of power also being studied, एडवर्ड वे सैड कहने वाले हैं। नेक्स्ट है 197, द टर्म इकोक्रेटिसिज्म। द टर्म इकोक्रेटिसिज्म वॉज कॉइंड इन 1978, ठीक है, 1978 में से कॉइन किया गया बाय डैश इन हिज ऐसे लिटरेचर एंड इकोलॉजी। अपने ऐसे में से कॉइन करते हैं कौन, विलियम रैकेट, ये इनको कॉइन करने वाले हैं इसको। और कहाँ इन्होंने इसे कॉइन किया, इकोक्रेटिसिज्म को, अपने ऐसे लिटरेचर एंड इकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंट इन इकोक्रेटिसिज्म। ओके, नेक्स्ट है 198, हु डिफाइन इकोक्रेटिसिज्म। इकोक्रेटिसिज्म को किसने डिफाइन किया है, एज ए स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड द इन्वायरमेंट कंडक्टेड इन स्पिरिट ऑफ कमिटमेंट टू इन्वायरमेंटलिस्ट प्रैक्टिस, लॉरेन बल। ठीक है, नेक्स्ट है 199, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स द ऑथर प्रोवाइड ए साइकोलॉजिकल एंड साइकियाट्रिक एनालिसिस ऑफ द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ colonization upon the individual and the nation, and discusses the broader social, culture and political implications of the establishing a social movement for the decolonization of a person and of a pupil, The Rest of the Earth by Frank Fanon। कौन है, कौन, ईशु, आ रहे अरे यार, अरे ईशु को लिया जरा, कल उसके पीछे कुत्ता पड़ गया था, ले आइयो। जल्दी चला जा लिया।
फोन आ रहा है उसकी मैडम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 200 और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंक्लूड विद द सेंटेंस ही हैड ऑलरेडी चूजन द टाइटल ऑफ द बुक आफ्टर मच थॉट द पैसिफिकेशन ऑफ द प्रीमिटिव ट्राइब्स ऑफ द लोअर Which of the following books conclude with the sentence he had already chosen the title of the book after much thought the pacification of the primitive tribe of the lower Niger things fall apart by Chinua Achebe. ठीक है, so guys this is all about this video. Thanks for watching and please do like and share this channel. Thank you so much.